हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल। इट मीन्स हम दो रीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो ट्रॉपिकल रीजन है और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है। इनमें क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लाइमेट। हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के क्लाइमेट को स्टडी करेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देन क्लाइमेट की वजह से जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियाँ यहाँ होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है। देन इसकी वजह से जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं हमें, उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वो कैसा है। तो सबसे पहले आप ये जान जाएं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए, आपका जो अर्थ है इक्वेटर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, इसमें आप जाएंगे तो ये जो बीच का रीजन है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इस रीजन को ही कहते हैं हम इक्वेटोरियल रीजन, या फिर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके, भूमध्य क्षेत्रीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो एरिया है, इस एरिया में आप देखेंगे तो वर्ष भर बारिश वगैरह होती रहती है, लगातार बारिश होती है। और यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा पानी से भरी होती है लगातार। प्लस इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे वेजिटेशन होता है काफ़ी रिच होता है, क्योंकि लगातार वर्षा होती है, तो वर्षा और सनलाइट भी मिलती रहती है। तो एक प्रकार से जो भी आइडियल कंडीशंस होती हैं प्लांट के ग्रो करने के लिए, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी मिलते हैं। ओके, तो आइए हम समझते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के माध्यम से। जैसे हमने ट्रॉपिकल रीजन की बात करी, तो इसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया को लेंगे और उस पर स्टडी करेंगे, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। ओके, तो हम बात करेंगे आज अमेजॉन रिवर की, अमेजॉन बेसिन की बात करेंगे। तो अमेजॉन बेसिन कहाँ मिलता है, सबसे पहले आप ये जान जाएं, अमेजॉन बेसिन जो है ये आपका साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, जो दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, उसमें आप देखेंगे तो कुछ आपको कंट्रीज मिलेंगे। एक तो ब्राज़ील है, सबसे बड़ा हिस्सा अमेजॉन बेसिन का ब्राज़ील में पड़ता है। देन कुछ हिस्सा इसका आपके जो सुरिनाम है, गुआना है, वेनेजुला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, इनमें भी इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है। तो ये जो एरिया है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए ये है 0 डिग्री, और यहाँ 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं 10 डिग्री है, और फिर इधर भी 10 डिग्री है। ओके, तो इनके बीच में ही इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, लाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम समझ लिए कि ट्रॉपिकल रीजन में ये मिलते हैं। अब अमेजॉन बेसिन के माध्यम से हम इस जगह पे लोग कैसे रहते हैं, कैसी वेजिटेशन मिलती है, कैसा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे, जिसके माध्यम से हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे कैसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ओके, आइए एक फैक्ट जानते हैं कि इसे अमेजॉन रिवर ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जब स्पेन के जो एक्सप्लोरर थे, जो स्पेन के खोजकर्ता थे, जब उन्होंने अमेजॉन नदी की खोज करी, तो उस समय उनके ऊपर कुछ लोकल आदिवासी जो वहाँ पे रहते थे, उन आदिवासियों ने अटैक कर दिया। और उन आदिवासियों का जो अटैक करने का तरीका था और जो लुक, उनका जो अपीयरेंस था, वो कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने हेड गियर्स पहन रखे थे, घास से बने हुए पैंट पहन रखे थे, पैंट का मतलब स्कर्ट टाइप में चीज़ें पहन रखी थी। तो ये सब लुक, उनका अपीयरेंस वगैरह देख करके ना, इन्हें उन महिलाओं का उन महिलाओं के बारे में इनको ध्यान आया, जो महिलाएं रोमन साम्राज्य में हुआ करती थी और लड़ाकू टाइप की होती थी, वॉरियर्स टाइप की होती थी। तो उन महिलाओं को उस समय रोमन साम्राज्य में कहा जाता था अमेजॉन्स। ओके, तो उसी के आधार पर इस रिवर का नाम पड़ गया अमेजॉन। तो ये एक स्टोरी थी जिसके बारे में आप जान गए। तो अब देखिए, जो ये अमेजॉन रिवर है, इसका जो वाटर है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जो आपका अटलांटिक ओशियन है, उसमें ये गिर जाता है। ओके, ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप सभी जानते हैं, जो सहायिका होती हैं। जैसे एक नदी होती है जो क्या होती है, मेन होती है। जैसे मान लीजिए एक नदी ये है, ये अमेजॉन नदी है, अब ये मेन नदी है। लेकिन इससे अगर कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, ओके, तो ये जो नदी छोटी छोटी मिल रही हैं, इन नदियों को हम कहेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहेंगे या सहायक नदियाँ कहेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो नदी जो मेन रिवर होती हैं, उन मेन रिवर के साथ जो छोटी नदियाँ आकर के अपना जल उन मेन रिवर में गिरा देती हैं, उन छोटी नदियों को हम कहते हैं कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसका क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट बिल्कुल हॉट और वेट होता है।
बहुत गर्मी भी पड़ती है और बहुत यहाँ पे नमी भी रहती है पूरे वर्ष भर। और जो दिन होता है, जो रात होती है, ये यहाँ पर दोनों ही टाइम, दिन के टाइम भी रात के टाइम भी गर्मी बहुत होती है और नमी भी एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो थोड़ा स्टिकी फील होता है, उस पर चिपचिपाहट जैसा महसूस होता है। और यहाँ पे लगभग हर दिन बारिश होती रहती है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। पता नहीं कब अचानक से झम बारिश हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक रीज़न है। ओके, यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी होता है क्योंकि बारिश यहाँ पे रोज़ ही होती है और ज़्यादा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। ओके, तो क्लाइमेट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे बिल्कुल वेट एंड हॉट क्लाइमेट यहाँ पे रहता है पूरे साल। अब जब बारिश बहुत ही ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो यहाँ पे वेजिटेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि बारिश भी हो रही है और सनलाइट तो प्रॉपर मिल ही रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट, बहुत ही घना यहाँ पे जंगल बनता है और इतना घना जंगल बनता है कि सनलाइट जो है वो नीचे ज़मीन तक नहीं आ पाती है। ओके, और इस दौरान जो है वे जो वनस्पतियाँ वहाँ पे उगती हैं तो वे लगातार एक दूसरे से फाइट करती हैं सनलाइट्स को प्राप्त करने के चक्कर में। तो ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही जो ऊपर तक उड़ जाते हैं, जो लाइट्स को प्राप्त कर पाते हैं वही जिंदा रहते हैं, अदरवाइज जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे दम तोड़ देते हैं। और चूँकि इतनी सारी वनस्पतियाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वनस्पतियाँ हमें मिलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट पैरासाइट्स वो भी मिलते हैं। जैसे एक दो फेमस है, एक है ऑर्किड्स और दूसरा है ब्रोमेलियाड्स। ये दो एक प्लांट पैरासाइट है जो कि वहाँ पर उपस्थित जो इक्वेटोरियल रीजन में जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियाँ हैं, इन पर उपस्थित इन वनस्पतियों पर जिंदा रहते हैं। ये पैरासाइट है, इनके भोजन के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ओके, तो इन दो पैरासाइट के बारे में ध्यान रखें। और यहाँ पे कई सारे बहुत ही स्पेशल कलरफुल बर्ड्स दिखते हैं, जैसे हमिंग बर्ड हो गया, ये बहुत ही कलरफुल होता है। और टॉकन्स हो गया, देखिए यहाँ पे एक से एग्जाम इमेज दिया हो कितना ज़्यादा यहाँ पे ये कलरफुल है। तो बहुत ही कलरफुल यहाँ पे बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ अदर एनिमल जैसे मंकी हो गया, स्लॉथ हो गया, और एक बड़ा स्पेशल एनिमल मिलता है जिसका नाम है टैपिर। ये क्या है, ये आंट ईटिंग होता है, मतलब कि ये जो आंट्स होती हैं उनको खाता है। तो ये इसके बारे में खास बात है। इसके साथ ही साथ जो बड़े बड़े जानवर आपने देखे होंगे, जैसे एनाकोंडा देखा होगा, पाइथन्स देखे होंगे आपने, और क्रोकोडाइल्स देखे होंगे, स्नेक्स, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ओके, यहाँ पे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर भी मिलता है। तो स्नेक की बड़ी प्रजाति यहाँ पे मिलती हैं। इस बात को यहाँ पे हम देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, आइए अब और कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ के जंगलों के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले ब्रोमेलियाड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक स्पेशल प्रकार का एक प्लांट होता है जो क्या करता है, जो वाटर, इस प्लांट के अंदर एक खास बात ये होती है कि ये अपने अंदर वाटर्स को रखते हैं। और वाटर रखने की वजह से क्या होता है, जो मेंढक होते हैं, जो एग्स होते हैं, कुछ इसी प्रकार का दिखता है, ये एग्स क्या करते हैं, इसमें अपने जो मेंढक होते हैं इसमें अपने एग्स को छोड़ देते हैं, ले कर देते हैं, और फिर यहाँ पे इसका टॉडलर जो मतलब बच्चे होते हैं मेंढक के, वो पैदा होते हैं। तो ये भी एक खास बात है इस प्रकार के प्लांट्स की। अब आइए समझते हैं जो पीपल यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के वो कैसे रहते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो जो मेनली जो उनका काम है वो क्या है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं उनको ये क्लियर करते हैं और वहाँ पे फिर ये अपना एग्रीकल्चर करते हैं, और खेती करने के बाद जो इनको मिलता है वापस में, उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन इनकी खेती करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो सामान्य तरीके से जो हम खेती करते हैं उस तरह से खेती नहीं करते हैं। ये खेती करते हैं स्लैश एंड बर्न जो मेथड है उस पर करते हैं। इट मीन्स कि ये आएंगे, पार्ट ऑफ जो लैंड है, इट मीन्स जो फॉरेस्ट है उसका कुछ पर्टिकुलर हिस्से को ये काटेंगे, जला देंगे, और फिर चूँकि जलाने की वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो ये फिर वहाँ पे खेती करेंगे और 1 2 3 सीजन तक खेती करेंगे। उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, देन वो उस लैंड को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे और फिर वहाँ पे ये काटेंगे और जलाएंगे और फिर खेती वहाँ पे करेंगे। इस प्रकार से ये खेती करते हैं। और पहले वाला जो लैंड जहाँ पे खेती किए थे वहाँ पे अब पेड़ उग जाएंगे कुछ समय बाद, तो फिर वापस आकर के वहाँ पे फिर से उसको काट कर जला करके फिर खेती करना शुरू करते हैं। तो स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन मेथड है उसमें यही काम किया जाता है। उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखी हुई बात, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, और इसमें देखिए कुछ जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टोपियोका है या और पाइनएप्पल है, स्वीट पोटैटो है, तो ये कुछ जो फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे ग्रो किया जाता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसके साथ साथ हंटिंग और फिशिंग भी यहाँ पे होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है, और इसलिए जो महिलाएं हैं वो जो वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं उसी के माध्यम से ज़्यादातर जीवन निर्वाह ये लोग करते हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ का जो ढांचा है रहने का, जो यहाँ पे मकान बनते हैं वो थोड़े अलग टाइप के बनते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, देखिए एक तो यहाँ पे बड़ा फेमस है मलोका। मलोका क्या होता है, ये ना कुछ ऐसे ही बहुत ही बड़े टाइप के हाउसेज बनाए जाते हैं। छोटे में समझिएगा काफ़ी बड़े होते हैं, और इनमें नॉर्मली जब कोई ओकेजन वगैरह होता है तो डांसिंग वगैरह का प्रोग्राम यहीं बीच में रखा जाता है। काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पे डांस होता है और किनारे किनारे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बड़े बड़े हाउसेज बनते हैं। प्लस आपके इसमें देखेंगे तो कुछ और भी हाउसेज बनते हैं जो बीहाइव्स, मतलब मधुमक्खी की जैसे छत्ते जैसे उनका जो ऊपर का हिस्सा वो दिखाई देता है हमें, तो कुछ इस प्रकार के भी हाउसेज बनते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा खास प्रकार का एक फूड मिलता है जिसका नाम होता है मोनियॉक, जो क्या है यहाँ पे कसावा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जैसे हम आलू अपने सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं उसी प्रकार से ये कसावा जो है यहाँ पर ज़मीन के अंदर ग्रो होता है। ओके, और यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप जैसे कॉफ़ी हो गया, मैसे हो गया, कोकोआ हो गया, ये सब भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। अब ये जो अमेजॉन बेसिन था ये क्योंकि काफ़ी डेंस था तो यहाँ पे पहले पहुँचना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रोड्स वगैरह डेवलप किए गए। 1970 में जो है ट्रांस अमेजॉन हाईवे यहाँ पे बनाया गया, जो कि अमेजॉन के लगभग हर पार्ट में आपको पहुँचा सकता है। तो इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे हर पार्ट में जब जाना आसान हो गया तो यहाँ की जो स्पेशल स्पेसीज़ हैं, जो यहाँ का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रिजर्व करके रखा हुआ था नेचर ने अपने आप को, वो अब धीरे धीरे इन्वेट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो एरिया है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। पहले अगर देखें इस चित्र के माध्यम से तो पहले कुछ इतना एरिया हुआ करता था अमेजॉन बेसिन में जो फॉरेस्ट है उनका, अब देखिए इतना ही फॉरेस्ट रह गया है, फिर बढ़ते बढ़ते कम होते होते और इतना कम हो गया। इट मीन्स अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लगभग 3/4 पार्ट जो है क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, केवल 1 पार्ट ही यहाँ पर रह गया। तो ये बहुत ही कष्ट का विषय है, क्योंकि जो अमेजॉन बेसिन है ये धरती के श्वास फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ये लंग्स ऑफ द अर्थ है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट है, और ये जो अर्थ है उसके एयर को प्यूरिफाई करने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये तो हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन का। अब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन का। आपने डिफरेंस समझ लिया ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या चीज़ें थी। अब आपको डिफरेंस समझने के लिए सब ट्रॉपिकल रीजन के एरिया को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ आपके नॉर्थ लैटिट्यूड में, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 10 डिग्री साउथ से फिर 30 डिग्री साउथ जो है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इसका जो है लोकेशन होता है। ओके, और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा नहीं होती। जिस प्रकार से आपने देखा ट्रॉपिकल रीजन में वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सीजन वाइज वर्षा होती है, और इस वजह से जो है यहाँ पे जो वेजिटेशन है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्लस यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उस पर का भी प्रभाव पड़ता है। तो वर्षा बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। और वर्षा क्यों डिफर करती है, वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट, और इस वजह से यहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है ये हमें कैसा दिखाई देता है। तो इसको समझने के लिए हमने जैसे जिस प्रकार से अमेजॉन बेसिन को लिया था आपको ट्रॉपिकल रीजन को समझने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसको हम लेंगे, और इसमें जो फैले हुए एरिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे, वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में इसके पहले वाली क्लासेस में पढ़ रखा है, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज नदियाँ कौन कौन सी सहायिका हैं, थोड़ा उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवर गंगा की उस ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये है आपकी गंगा रिवर, और इसके साथ साथ ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, यहाँ पर है रामगंगा, देन आप देखते हैं यहाँ पे है गोमती, देन यहाँ पे है घाघरा, देन इधर हम आ जाते हैं तो हमें गंडक मिलती है। गंडक के बाद हमें यहाँ देखते हैं हम कोसी मिलती है। ओके, इस प्रकार से हमें यहाँ पे महानंदा मिलती है, और इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे यमुना आपकी राइट बैंक पे मिलती है, प्लस यमुना के साथ साथ फिर हमें टॉन्स मिलती है, टॉन्स के साथ हमें सोन मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें कुछ और रिवर्स मिलती है जो कि गंगा की क्या ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और इसके साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी आपको याद रखना। एक्चुअली आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। हमने गंगा का देख लिया। आइए अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि जो रिवर ब्रह्मपुत्र है इसे और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए रिवर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है, चाइना में तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, ये बात आप जानते ही होंगे, और इंडिया में
इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं असम वाले एरिया में, प्लस अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे इसे हम सियांग के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ हम इसको दिहांग के नाम पे भी जानते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नाम हैं जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के हैं। ओके, अब देखिए जो मेन एक फीचर है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का वो ये है कि यहाँ पे सुंदरवन का जो है डेल्टा मिलता है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंग्रोव नाम की एक बहुत ही स्पेशल वृक्ष मिलते हैं जो कि पानी में आदम का जो जड़ें होती हैं उनकी वो पानी में होती हैं, और जो इनकी जो ऊपर की जो हिस्से होते हैं जड़ के ऊपर का हिस्सा वो आपका एयर में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये साइक्लोन और जो डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं सीज में उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं जो लैंड वाला हिस्सा है। ओके, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इनका ये हिस्सा हो जाता है। प्लस इसके साथ ही साथ इन रीजन में सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ऑक्सबो लेक्स दिखेंगी, जिसके बारे में हमने चर्चा पिछले क्लासेज में कर रखी है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ढेर सारी रिवर्स हैं वो यहाँ पर फ्लो करेंगी। आप जो ठंड का मौसम है उस समय भी यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हुई दिखेंगी, गर्मी के मौसम में भी, और प्लस सीजनल जब मानसून आता है, जब बारिश होती है उस समय भी रिवर फ्लो करती हैं। इनके वाटर मानसून से भी मिलते हैं, प्लस इनके वाटर जो है ग्लेशियर से भी मिलते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में आप देखेंगे कि बहुत ऊंचे पर्वत हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पे ग्लेशियर्स बन गए हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो वाटर है रिवर्स में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके, अब ये चीज़ हमने देख लिया। अब समझते हैं इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है। तो जो समर होता है वो बहुत ही हॉट होता है, और जो विंटर होता है वो बहुत ही कूल होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और मानसून एक पर्टिकुलर टाइम में आता है जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। तो ये हमने देख लिया गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में किस प्रकार का क्लाइमेट वगैरह होता है, यहाँ पे बारिश कैसी होती है। अब चूँकि ये प्लेन एरिया में ज़्यादातर आते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत थिक नहीं होता है, यहाँ पे रहना और यहाँ पे काम करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या होता है, डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और चूँकि लैंड फर्टाइल होता है तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को अपने ऑक्यूपेशन के रूप में भी अडॉप्ट करते हैं, उसको एक खेती बाड़ी को अपने जीवन निर्वाह के लिए वो यूज भी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और चूँकि सारी सुविधाएं यहाँ पे रहती है तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, अब जैसे इसमें भी दो रीजन मिलते हैं, एक तो मिलता है हिली एरिया और एक मिलता है प्लेन वाला एरिया। तो जो हिली एरिया होती है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, बिकॉज वहाँ पे रहना थोड़ा कठिन है। बट जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे रहना आसान है। कुछ फसलें जैसे वीट हो गया, मैजे हो गया, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये बहुत ही ईजिली यहाँ पे उगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन एक कैश क्रॉप्स है, जूट, ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा किए जाते हैं। इसके साथ साथ बनाना का भी यहाँ पे प्लांटेशन होता है जो कि कुछ एरियाज में काफ़ी दिखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और आसाम के वेस्ट बंगाल के एरियाज में हमें टी का भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता हुआ दिखाई देता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ट्री का। ओके, इसके साथ साथ सिल्क का भी प्रोडक्शन काफ़ी होता है बिहार और असम जैसे क्षेत्रों में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके साथ ही एक टेरेस फार्मिंग भी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो स्लोप होता है लैंड का उसको बीच बीच में काट के कुछ इस प्रकार बना देते हैं कि अगर इस पर खेती करें तो ये पानी जब इस पर डालें तो पानी बहकर डायरेक्ट नीचे ना चला जाए, पानी रुका रहे। तो इसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग भी होता है। बम्बू का भी पैदावार यहाँ पे किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलती हैं। ये देखिए एक टेरेस फार्मिंग का क्या है, एक यहाँ पे हमें फोटो दिखाई देता है, इसके माध्यम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि टेरेस फार्मिंग क्या होती है। और जो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे कोनीफेरस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हिली एरियाज़ हैं, इनमें बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो कोनीफेरस टाइप के जो ट्रीज होते हैं जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया, फेर हो गया, ये सब यहाँ पे हमें मिलते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ है उसमें एलिफेंट हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर, मंकीज़ हो गए, ये बहुत ही कॉमन है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो और बाकी एरियाज, डेल्टा का एरिया, वहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, ये काफ़ी चीज़ें ये मिलते हैं हमें, एलिगेटर्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जल में रहने वाले जंतु हैं वो भी मिलते हैं। इसमें खास चीज़ है जो कि एक जो अंधी डॉल्फिन है, जिसे हम कहते हैं सुसु कहते हैं लोकल भाषा में, ये भी हमें देखने को मिलती है। और सुसु अगर कहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो वाटर क्या है, साफ़ है, बहुत ही अच्छा वाटर है। लेकिन चूंकि लगातार इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है, इस वजह से सुसु की जो है संख्या में कमी लगातार देखने को मिल रही है। अब ये देख लीजिए ढेर सारे अलग से क्रोकोडाइल का यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस का है। तो ये जानवर हमें यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे मिशन चला रखे हैं पानी की स्वच्छता के लिए, एयर की स्वच्छता के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन इन्होंने चला रखा है, हमारी गवर्नमेंट ने चला रखा है सफाई के लिए। और इसके साथ ही साथ गंगा को साफ करने के लिए हमने नमामि गंगे प्रोग्राम भी चला रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मतलब सिस्टम है, इसमें आप देखेंगे कि इनकी नदियों के किनारे कई सारे बड़े सिटीज़ भी बसे हुए हैं। जैसे जो गंगा नदी है उसमें आप देखेंगे जो इलाहाबाद है, कानपुर है, इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता जैसे बड़े शहर जिनकी आबादी, हर एक शहर की इसमें आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसे बड़े बड़े शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ओके, बट अब जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल है जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड है, वो इन नदियों में डिस्चार्ज किया था, जिसकी वजह से ये नदियाँ लगातार पॉल्यूटेड होती चली जा रही हैं। तो ये सब हमारे लिए एक कंसर्न की चीज़ें हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ों को ये अपने साथ रखता है। ओके, कई सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जैसे टूरिज़्म के लिए जो ताजमहल आपने देख रखा है, ये यमुना जो रिवर उसके किनारे बना हुआ है। इलाहाबाद में आप देखेंगे कई सारी बहुत ही टूरिज़्म के लिए चीज़ें होती है, जैसे संगम है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टूरिज़्म के लिए। उसके साथ साथ रिवर गंगा और यमुना, ये बुद्धिस्ट स्तूप भी इनके किनारे पर बनाए गए हैं काफ़ी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने चीज़ें यहाँ पर देख ली। तो ये देखिए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, कैसी बेस वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसा है, इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब आपको डिफरेंस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।